तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 6 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर अपने नाम के साथ में सेंड कर दिया कीजिए। जैसे आज आप एग्जाम एनालिसिस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही कल कोई और आपका भाई इंतजार कर रहा होगा, इसलिए आपको अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं एमपीजी के जीएस से। आज का पहला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर लगाकर चले आए थे, लेकिन मेरे भाई सचिन तेंदुलकर गलत है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। ये बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए, सुनील गावस्कर ही आंसर पिछली बार भी एमपीएसबी एप्टेक के द्वारा माना गया था, जब ये प्रश्न आबकारी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए राहुल द्रविड़ की बात करते हैं। इनको दावाल के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर को तो बता ही दिया, लिटिल मास्टर। हरभजन सिंह को टर्बोनेटर के नाम से जानते हैं और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जानते हैं। इन चारों का उपनाम आपको ध्यान रखना है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो क्रिकेट में सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। उनकी कम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच थी उनकी ऊंचाई, और दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का आसानी से सामना करने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें यह उपनाम दिया गया था। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को भी इस उपनाम से बुलाते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, आज सुबह भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका मैथ हो। तो उसका सुबह हमने आपको प्रूफ दिखा दिया था सुबह वाली वीडियो में। अब इसमें बार बार दिखाने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी लास्ट में आपको दिखा देंगे, एकदम लास्ट में। ठीक है ना, तो अब आपके लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर के मात्र 189 रुपए में उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको वही नोट्स मिलेंगे जिनके प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या आपको मिलेगा? तो पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के साथ में मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। 500 से 1000 के आसपास हम करंट अफेयर करवा चुके हैं, एमपी करंट और इंडियन करंट, दोनों करंट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 3000 के आसपास हम एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉप 100 सीरीज में, और लगभग 1500 क्वेश्चन करा चुके हैं वन लाइनर में, जिसमें टॉप 500 की एमपीजी के, टॉप 500 की साइंस, टॉप 500 की हिंदी और टॉप 200 की इंग्लिश करा चुके हैं। ये जो 4 पीडीएफ लास्ट में दी गई हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सुबह स्क्रीनशॉट लगा करके हमने आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, तो ये पूरे नोट्स आपको मात्र 189 रुपए मिलेंगे। कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आप नोट्स लेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट नोट्स मिलेंगे। कैसे? ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको आगे की मिलती रहेंगी। ठीक है, और ये एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, पूरा 5 प्रैक्टिस सेट विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और लगभग मान के चलिए कि 600 साढ़े 600 के आसपास हम एमसीक्यू टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत दे चुके हैं, स्पेशली अस्पताल सहायक के लिए। ये सब कुछ आपको मात्र 149 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिलेगा, एकदम लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है, वही प्रक्रिया है। इस 149 का पेमेंट इस क्यूआर पर कोड करके, मतलब पेमेंट करके इस क्यूआर कोड पर उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स अस्पताल सहायक के सेंड कर दी जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स बाय शुक्ला सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी पूछी गई थी कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो महेश्वर जो है वो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर थी।
उन्होंने होलकर राजवंश की सत्ता संभालने के बाद 1766 में राजधानी को इंदौर से बदल करके महेश्वर कर दिया था। पहले जब होलकर वंश लोग स्थापना हुई थी तो इंदौर थी, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया था, महेश्वर कर दिया था। ठीक है, महेश्वर में ही उनका मुख्य प्रशासनिक केंद्र और निवास स्थल था, जिसे अहिल्यावाड़ा या फिर राजवाड़ा कहा जाता है। उनके शासनकाल में महेश्वर कला, साहित्य और प्रसिद्ध महेश्वर साड़ियाँ जो है वो प्रमुख केंद्र बन गई थी। महेश्वरी जो साड़ियाँ हैं वो इन्हीं के टाइम पर फेमस हुई थी। आगे बढ़ते थे, वे खुद स्वयं इन साड़ियों को पहना करती थी, इसलिए इसकी प्रसिद्धि का कारण बनी थी। अगला, तानसेन सम्मान में 2026 में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वर्तमान में 2026 में 5 लाख रुपए की राशि जो है वो तानसेन सम्मान के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। अब पूरा आपको डिटेल बता देते हैं कि रिसेंट में किसको मिला है, कैसे, कहाँ मिला है, वो पूरा बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के मुख्य बिंदु देख लीजिए, इसको कलर चेंज कर लेते, ये कर ले, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या-क्या प्रदान किया था? 5 लाख रुपए अन्य सामग्री में सम्मान राशि के साथ प्रशस्ति पत्र मिलता है, शॉल मिलता है और श्रीफल भेंट किया जाता है। आयोजन कौन करता है इसका? तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग जो इसका आयोजन करता है। कहाँ पर होता है? यह सम्मान हर साल ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। प्रसिद्ध तानसेन संगीत समारोह में इसको दिया जाता है। तो वो आपका हजीरा जो है, जहाँ तानसेन का मकबरा है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए 2024-25 लेटेस्ट देख लीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं आगे, है ना। तो मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की घोषणा 101वें तानसेन समारोह में की थी। ये 101वां तानसेन समारोह था 2025 वाला, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके तहत पंडित तरुण भट्टाचार्य को संतूर वादन के लिए 2025 और पंडित राजा काले को गायन के लिए वर्ष 2024 का तानसेन सम्मान दिया गया है। एकदम लास्ट में दिया जाता है, दिसंबर में, ठीक है ना। तो अब दिसंबर 2026 में 2026 वाला दिया जाएगा, 24-25 का दिया गया था 2025 में। दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो तरुण भट्टाचार्य को संतूर वादन के लिए कब दिया? 2025 में। और पंडित राजा काले को 2024 का जो है तानसेन सम्मान दिया गया है। दोनों याद रखना, मे भी आगे पूछ भी सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, वीडियो थोड़ा-सा लेट आया, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कलेक्ट हो सके, है ना। कुछ लोग एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद थोड़ी देर में भेजते हैं। आपसे निवेदन है 1 घंटे के अंदर-अंदर प्रश्नों को भेजने का प्रयास किया कीजिए, जिससे वीडियो जल्दी आ सके। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। मोहम्मद गौरी से कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि नष्ट करने वाले का नाम पूछा गया है, तो बख्तियार खिलजी आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी लगभग 1200 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक सैन्य कमांडर था, लेकिन नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी ही आंसर होगा। आक्रमण के दौरान हुए विनाश के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं, इस प्रकार है, देखिए। पुस्तकालय में आगजनी की गई। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय, जिसको हम धर्मगंज कहते थे, उसमें आग लगा दी, जिसमें लाखों दुर्लभ और महत्वपूर्ण जो बौद्ध और प्राचीन ग्रंथ थे वो जल करके राख हो गए थे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह आग कई महीनों तक जलती रही थी। बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया उन्होंने परिसर में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी। इस महान शिक्षा केंद्र को खंडहर में इन लोगों ने बदल दिया था। वर्तमान में जो है इसका पुनर्जागरण मतलब किया गया है और इसको दोबारा से बनाया गया है। अगला, गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम पूछा गया था। देखो इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं, क्रम से लगाइए, या सही है या गलत है, कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न में चेंज भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, जब हम आपको अपना जो है ये इतिहास वाली वीडियो करा रहे थे। इतिहास की जो पीडीएफ हमने दी है उसमें ये प्रश्न एज इट इज ऐसे का ऐसा ही है। उसमें हमने आपको बताया था गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। इस ट्रिक की मदद से जो है आप इस वाले क्रम को याद कर सकते हैं। आप चलिए पहले क्रम आपको बता देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक ये चली थी। 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन था देख लीजिए। सबसे पहला था गुलाम, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, 1206 से 1290 तक था। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। 1526 में बाबर ने आकर के लोधी वंश को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इब्राहिम लोधी को जो है मार करके इन्होंने मुगल सम्राट जो है मुगल काल की नींव इन्होंने डाल दी थी। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाब से खिले से खिलजी हो जाएगा, तो से तुगलक हो जाएगा, सा से सैयद हो जाएगा और लो से लोधी हो जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपका जनगणना से प्रश्न पूछ लिया, अब ये जनगणना की ओर गया है, तो अगले 2-3 दिन तक जनगणना से प्रश्न बनेंगे, अच्छे से याद कर लेना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान भारत में एससी की कुल संख्या 16.6% है। 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या लगभग 16.6% है। और फैक्ट जो होंगे जनसंख्या के वो आप याद कर लेना। कल हम पर्यावरण की एक टॉप 100 वीडियो लेकर के आने वाले हैं। कल अस्पताल सहायक की वीडियो को विराम दिया जाएगा, कल उनकी वीडियो नहीं आएगी, कल आपका पर्यावरण करवा देंगे।
पर्यावरण उनके भी सब्जेक्ट में है, तो अस्पताल सहायक वाले उसको भी देख सकते हैं, सिलेबस में दिया गया है आपके, है ना? हमारा पर्यावरण दिया गया है, तो पर्यावरण आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र के माध्यम से की जाती है, ऐसा आर्टिकल 155 में बताया गया है। कालबेलिया नृत्य देखो पूछ लिया गया, डेली एक नृत्य भी पूछ रहे हैं, है ना? कल भी पूछा था राजस्थान का, आज फिर से राजस्थान का पूछ रखा है। जो राजस्थान का है कालबेलिया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह राज्य की खानाबदोश कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अपनी लोकप्रियता के कारण इसे 2010 में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है, 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा इसको मिला है, कालबेलिया नृत्य को, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए कुछ विशेषताएं देख लीजिए, विशेषताओं से ही प्रश्न पूछा गया है। तो वेशभूषा, इसमें महिला नर्तक काले रंग का कढ़ाई और दर्पण वाला घाघरा पहनती हैं। कलाकारी, यह नृत्य सांप की गतिविधियों की नकल करते हुए बहुत तेजी से और मनमोहक तरीके से घूम घूम करके किया जाता है। कल घूमर पूछा था, ठीक है। अगला, संगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे पुंगी या बीन की थाप और खंजरी पर यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इनके जो है नाम याद रखने, कभी कभी डिटेल में पूछ लेते हैं अंदर घुस करके। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस समझौता जो 2015 वाला हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो वृद्धि हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए पेरिस समझौता 2015 में किया गया। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो पेरिस समझौता 2015 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है। इन्होंने ये सोचा था कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे जितना भी टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना था। इसके लिए जो है ये समझौता हुआ था। इसके अलावा इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए देश की क्षमता को मजबूत करना था। पर्यावरण से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, देख सकते हो तुम। तो पेरिस समझौते के मुख्य लक्ष्य देख लीजिए, तापमान को सीमित रखना, वैश्विक तापमान, अब ये तो बता ही दिया है ना, अब ये वही बात है दोबारा यहाँ पर लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लेना, जब आप नोट्स लेना तो अच्छे से पढ़ लेना। चलो अगला देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने रॉकेट को लॉन्चिंग के बाद पुनः लैंड कर सकती है? मतलब कि एक बार उसका रॉकेट चला जाएगा उसमें क्या नाम है, अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में चला जाएगा और वापस भी अंतरिक्ष से नीचे जमीन पर आ सकता है। ऐसा करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो ये है स्पेसएक्स, और ये जो है अंतरिक्ष का भ्रमण करवाती है, टूरिस्ट चालू कर दिए भाई। बताइए अपन यहाँ से भैया मनाली नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, और ये स्पेस में लेकर के तुमको घुमाने जा रहे हैं। देख लो भैया कहाँ पहुँच गया अमेरिका, है वही है ना, अमेरिका क्या कहता था ठीक है, देख लो क्या कहता था। स्पेस एक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेस एक्स प्रमुख कंपनी है जो अपने रॉकेट जैसे फॉल्कन 9 लॉन्च करने के बाद उन्हें वापस स्पेस एक्स लॉन्च पैड पर सुरक्षित रूप से लैंड कराती है। इसके अलावा और कौन सी? इसके अलावा ब्लू ऑरिजिन है। ब्लू ऑरिजिन भी अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट को लॉन्च करके वापस लैंड कराने में सक्षम है, लेकिन ऑप्शन में आपका स्पेस एक्स दिया था, स्पेस एक्स ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, कल ही इसके बारे में चर्चा की थी, है ना, और अपने जो है ज्योग्राफी वाली वीडियो में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था आपको। ज्योग्राफी की टॉप 100 पीडीएफ में भी इसका नाम है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से होता है? मानसरोवर झील से होता है, लेकिन ग्लेशियर पूछा गया है, तो ग्लेशियर आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। आइए पूरी जानकारी आपको इस नदी के बारे में बता देते हैं, यहाँ से आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में चेमयांगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये कभी कभी मानसरोवर झील भी आता है, लेकिन अगर ग्लेशियर पूछेंगे तो चेमयांगडुंग ग्लेशियर लगाएंगे। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्यांग्सपो कहा जाता है। क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो जो है वह तिब्बत में कहते हैं। एक एक फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट आगे बनेंगे। अब अगर ब्रह्मपुत्र आई है तो आगे ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा और वो ध्यान रखना, कौन सा है इसको, मतलब इसको इस नदी का वरदान कहा जाता है, उसका नाम दिमाग से निकल रहा है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र का पुत्र कहा जाता है उसको, वो इसी के बीच में स्थित है, ठीक है। और बाकी सुंदरवन डेल्टा, ये तो आपको पता ही है, इसी नदी पर है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस द्वीप का नाम नहीं ध्यान आ रहा, अगर आपको ध्यान आए तो बताना, उस द्वीप को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का पुत्र कहते हैं उसको, ठीक है। और एकमात्र नदी द्वीप है अपने भारत का। अरे मुंह पे नाम है, निकल नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, साइंस पर आ जाते हैं। साइंस पर प्रश्न पूछा था, सतत हाइड्रोकार्बन या फिर इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। सतत या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होगा तो हम इनको संतृप्त कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि इनमें कार्बन की 4 संयोजकता पूरी तरह से संतृप्त होती है, इसलिए इनमें हाइड्रोजन या किसी अन्य परमाणु को जोड़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आज प्रश्न पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत कई बार आपको पढ़ा रखा है, देखिए कितना अच्छे से पढ़ा रखा था आपको, और पीडीएफ टॉप 500 में भी है ये और टॉप 100 में भी है। कह रहे हैं कि ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है। आज सुबह भी इसको कराया था, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हानि पहुंचाती है ओजोन गैस को, ओजोन परत को। क्या होती है फिर से बता दें, देखिए सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, ओजोन परत है, ओजोन परत इसको सोख लेती है, पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकती है, ठीक है, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन अब इसमें छेद हो रहा है सीएफसी की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, हमारे जो फ्रिज होते हैं, जो हमारे एसी होते हैं, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ऊपर जा रही है, यहाँ पर छेद कर रही है। अब ये जो किरणें होंगी ना, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर प्रवेश करेंगी और स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। चलिए, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पहुंचाती है। इसके अलावा अन्य गैसें जैसे हेलॉन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इससे भी इसको हानि पहुंचती है, ठीक है ना। ये बाकी सारी चीज़ें वहीं दी गई हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसेल स्प्रे में पाई जाती है ये सीएफसी गैस। जो तुम स्प्रे फुस-फुस करते हो ना, आज फॉग लगाते हैं, आज ये लगाते हो, वो लगाते हो, उसमें भी वही गैस होती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, पित्तरस के द्वारा किसका पाचन किया जाता है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था जब मानव पाचन के बारे में बता रहे थे कि भाई मुंह से जो है खाने का, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। फिर पूरे पाचन को हमने समझाया था अच्छे से, ठीक है, और ये प्रश्न भी अपने पीडीएफ में है। तो जो पित्तरस के द्वारा किसका पाचन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बाइल जूस के द्वारा वसा यानी कि फैट का पाचन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूरिया मत कर देना, ये तो सुबह का लिखा रह गया है। वसा यानी फैट का पाचन होता है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। यकृत, लीवर द्वारा उत्पादित यह रस आंत में वसा की बड़ी बूंदों को तोड़ करके छोटे छोटे कणों में बदल देता है, जिससे वसा का अवशोषण और पाचन आसान हो जाता है, ठीक है। तो पित्त रस के द्वारा यूरिया का नहीं, वसा का पाचन होता है। ये सुबह वाला लिखा रहेगा, परेशान नहीं होना, है ना। एडिट करके देंगे आपको जो भी नोट्स देंगे। अच्छा हाँ, 4 तारीख वाली जो दोनों शिफ्ट की पीडीएफ थी, वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। देखो वो क्या है ना कि 4 तारीख वाली पीडीएफ 5-6 आज मिली है, ठीक है? और जो नोट्स लेते हैं उनको 2 घंटे बाद इसकी पीडीएफ मिल जाती है। अच्छा पीडीएफ सर टेलीग्राम में तुरंत क्यों नहीं देते हैं? भैया टेलीग्राम में हमारी पीडीएफ को यूज़ करके लोग वीडियो बना देते हैं, बताओ? ठीक है ना? वीडियो बना दे रहे हैं शुक्ला सर की पीडीएफ को यूज़ करके, बताइए मेहनत हम कर रहे हैं, मज़ा कोई और ले रहा है ना? और ऐसे महान शख्स हैं कि हमारे पीडीएफ का पूरा क्वेश्चन को कॉपी करके अपने लाइव क्लास में चला दे रहे हैं, ऊपर से 299 का कोर्स और बेच रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। चलिए, देखिए हाँ, वसा हो गया, ठीक है? अब चलिए, पित्तरस के अलावा इन कार्यों में भी मदद करता है। पित्तरस और कौन-कौन से कार्यों में मदद करता है देखिए, तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में। ये हमने आपको बताया था कि प्रश्न बन सकता है भाई पानी में कौन-कौन से विटामिन घुलनशील हैं और वसा में कौन-कौन से विटामिन घुलनशील हैं। तो कीड़ा ध्यान रखें, के-ई-डी-ए, ये कीड़ा जो है, ये किसमें? ये वसा में घुलनशील है। और अगर पानी में घुलनशील की बात करें तो डब्ल्यूबीसी याद रखना, डब्ल्यूबीसी यानी ये वाटर हो गया, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होती हैं। ये दोनों ट्रिक की मदद से आप जो है याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पर बनेगा। अगला, पेट से आने वाले जो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम जो है ये बाइल जूस ही करता है, जिससे अग्नाशय के एंजाइम सही तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र पूछा गया था, डायरेक्ट ऐसे का ऐसा ही। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये ओम के नियम का सूत्र होता है। इसका अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आई के उसमें निकालना है, आई के परिपेक्ष में, तो ये आर नीचे आ जाएगा, तो आई बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। अगर आर के परिपेक्ष में निकालना है तो आर बराबर V अपॉन आई हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग परिपेक्ष में निकाल सकते हैं। देखिए, इसके अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई और प्रतिरोध आर के गुणनफल के बराबर होता है। तो V बराबर आई आर हो जाता है। इसकी आवश्यकता अनुसार 3 अलग अलग रूपों में इसको लिखा जा सकता है। कैसे? अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हो तो V बराबर आई आर हो जाएगा। अगर तुम धारा यानी करंट के लिए निकाल रहे हो तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। अगर तुम प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हो तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। तो 3 रूप से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, किडनी का कौन सा भाग रक्त को छानने का कार्य करता है? अब देखिए, इसमें नेफ्रॉन नहीं दिया गया था, इसमें ग्लोमेरुलस दिया गया था, ठीक है। तो किडनी के बारे में आपको बताया था कि किडनी को जो मुख्य किडनी की इकाई होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है, वैसे किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन से आज सुबह प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा डीप जा करके पूछ लिया है। तो किडनी गुर्दे में नेफ्रॉन नामक सूक्ष्म संरचनाएं रक्त को छानने का मुख्य कार्य करती हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर यह छनाई की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 भागों में होती है। इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि नेफ्रॉन से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। 2 दिन में 4, 5, 6, 3 दिन में 3 बार प्रश्न बना है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो यह नेफ्रॉन के अंदर बहुत बारीक रक्तवाहिकाओं कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। यह रक्त को छानने का प्राथमिक कार्य करता है। इससे पानी, अपशिष्ट यूरिया और छोटे अणु छन जाते हैं, जबकि प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं रक्त में रह जाती हैं। बोमन कैप्सूल क्या होता है? इस तरह का होता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले भी हमने बताया था, इस तरह का, है ना। यहाँ पर रक्त का जो है छानने का कार्य होता है।
तो यह ग्लोमेरुलस के चारों ओर एक प्याले के आकार का हिस्सा होता है जो छने हुए तरल पदार्थ को इकट्ठा करता है और आगे की नलिकाओं में इसको प्रवाहित कर देता है। तो सारा काम यहाँ पर नेफ्रॉन के द्वारा होता है। ग्लोमेरुलस आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला, सामान्य जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य अगर कोई है, तो सोते हुए उसके हृदय की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो सोते हुए मनुष्य की जो हृदय गति है वो 40 से 60 बीट से प्रति मिनट होती है, मतलब प्रति मिनट होती है। यानी कि आपका बीपीएम में नापते हैं, 40 से 60 बीपीएम होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति सो रहा है तो 40 से 60 बीपीएम हो जाएगी। और जागने की स्थिति में क्या होता है? तो जागने की स्थिति में हृदय को कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए दिल की धड़कन दिन के सामान्य स्तर से लगभग 20 से 30% अधिक धीमी हो जाती है। भाई कोई सोता हुआ मनुष्य क्या ही काम करेगा, काम तो कर नहीं रहा है, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की मात्रा भी कम चाहिए रहती है, इस वजह से धीरे-धीरे काम करती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिएगी तो तेज़ी से धड़कती है। जैसे दौड़ लगाने के बाद में देखेंगे कि हृदय बहुत तेज़ी से धड़कता है, क्यों? दौड़ लगाने के बाद में हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फिर हम बाहर से खींचते हैं, हाँफते हैं, तो हमारी हृदय की धड़कन भी तेज़-तेज़ चलने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो है ऑक्सीजन उसको चाहिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने का प्रयास करती है, इस वजह से जो है वहाँ पर हमारे हृदय की धड़कन तेजी से धड़कती है दौड़ने के बाद में, सोते वक्त स्पीड कम होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से किस गैस को प्रभाव अरे एक मिनट ग्रीन हाउस प्रभाव को किस गैस से बढ़ावा मिलता है? ठीक है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ऐसा सिस्टम बन जाता है। तो CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देने वाली प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कौन कौन है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारी की सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये गैसें पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस जाने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने और इसके प्रभाव की जानकारी के लिए पर्यावरण और जल परिवहन मंत्रालय जो है इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं अपने हिसाब से। देखो, ये सारी गैसें, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे CO2 मिल रहा है, CH4, ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे घूम रही हैं। सूरज की रोशनी आई, ठीक है, यहाँ से टकराई, अब वापस जा रही थी, इनने घेर लिया, कहीं नहीं जाओगे भैया, ये रहा हमारा जाल, इसी के अंदर रहोगे, यानी तुम पृथ्वी पर ही रहोगे, तुम नहीं जाओगे कहीं। ठीक है, इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? अगर ये गैसें इस ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत सूर्य की रोशनी को नहीं रोकती तो हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती। ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए खतरनाक था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि जो हम CFC वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रही है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ये गैसें भी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। अब ये गैसें बहुत ज़्यादा निकलेंगी तो ये क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को रोकेंगी और ये खुद भी गर्म होती हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है वो आग का गोला भी बन सकती है। तो दोनों तरफ से फायदा है तो नुकसान भी है ग्रीन हाउस के प्रभाव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है हिंदी। हिंदी की बात करते हैं भैया। हिंदी में पूछा गया था 24 मात्राओं वाला छंद कौन सा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, और ये भी अपने PDF नोट्स में से आया है, हिंदी वाले में से। जो आता भैया खुल के बोलते हैं, ठीक है ना, मेहनत की है, नोट्स बनाई है, नोट्स से प्रश्न आ रहे हैं तो दिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए अगला, अधम का विलोम पूछा गया था। सरा जो है वो किस वर्ण के बाद में आता है, ये पूछा था। भयानक रस का उदाहरण देकर के पूछा था, कौन सा रस है? ठीक है, विसर्ग संधि बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखी है। अधिकरण कारक से प्रश्न था, वाच्य से प्रश्न था, शुद्ध वर्तनी और अलंकार से भी एक प्रश्न देखने को मिला है। स्थायी भाव कारक, बाकी ये तो सुबह वाला रह गया, इसको छोड़ो। ठीक है मेरे भाई, इसको रहने दो, है ना। चलिए, जब PDF बनाने में समय लग जाता है ना, तो फिर ये लगता है कितनी जल्दी आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस लेकर आए। चलिए मैथ की बात करते हैं। एक प्रश्न आज SI से आया है, CI से नहीं आया, SI से आया है। अगला, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो अगली 19 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा? औसत इसका 16 होना चाहिए। ठीक है, तो अगली 19 का कितना होगा ये पूछा गया था। 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ लगा सकते हैं, तो 16 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे अगर 10 व्यक्तियों को कम कर दिया जाए? अगला, वर्क एंड टाइम से आपका जो एकांतर दिन, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करता है, ऐसे वाले प्रश्न आए थे। 2 प्रश्न परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से 2, एज से इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं पूछा भैया। अभी तक एज से बहुत प्रश्न आ रहे थे, इस शिफ्ट में नहीं पूछा। ठीक है, बाकी बॉड मास औसत से अच्छे प्रश्न आए हैं। अनुपात समानुपात, चक्रवर्ती ब्याज नहीं आया। सिंप्लीफिकेशन 3 से 4, CPSP 1। तो बहुत ज़्यादा कठिन मैथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन मैथ के क्वेश्चंस को करना तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, समय दे देना, है ना, समय काफ़ी रहता है तो आप अच्छे से कर जाओगे। अच्छा, और तुक्का मत लगाना मेरे भाई, तुक्का मत लगाना मेरे भाई, क्योंकि इसका रीजन है, अभी जो तुक्का लगाने की आदत पड़ी हुई है, अभी तक तो माइनस मार्किंग थी नहीं। अब तुक्का लगाने की वजह से मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90 में से आपके 70 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे, वो जो 20 गलत थे ना, वो तुम्हारे 5 क्वेश्चन और लगे, तुम 65 पर पहुंच गए। ठीक है ना, तो ऐसा मत करना। अगर जो क्वेश्चन में अगर 50-50 लग रहा है भाई, अब तुम्हारे 40 क्वेश्चन बन रहे हैं तो तुमको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 पे तो तुम्हारा वैसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे खासे 75 क्वेश्चन सही बन गए हैं तो मेरे भाई तुक्का मत लगाना, क्योंकि जो भी 65 के आसपास है वो सेफ जोन में है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो तुक्का लगाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, ये आदत जल्दी छूटेगी नहीं, लेकिन छोड़ दो,
क्योंकि अब तो माइनस मार्किंग हो गई है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में अब इंग्लिश का ये लास्ट ही एग्जाम है, इसके बाद शायद अस्पताल सहायक है, उसके बाद आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, एमपी में गायब ही हो जाएगी, ठीक है। नया सिलेबस जो आया है, एमपीजी के अच्छे से पढ़ लेना। एमपीजी के नए नोट्स हम तैयार करवा रहे हैं बढ़िया से, थोड़ा डीप में, क्योंकि एमपीजी की अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। 10 नंबर 25 में से एमपीजी की में लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हो तो बेशक तुम्हारे 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, अगर 10 तुमने एमपीजी के में नहीं लाए तो भैया खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, 10 नंबर आपको एमपीजी के में चाहिए। तुम्हारे बेशक 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, अगर एमपीजी के में तुम्हारे 80 नंबर भी आ गए, अगर एमपीजी के में तुम्हारे 9 नंबर रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो एमपीजी के को हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना। एक्टिव पैसिव का एक प्रश्न, टेंस का 2 प्रश्न, हैप्पी का एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है। एफपी का एनएफपी हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने नोट्स से आया है, टॉप 100 वाली एंटोनिम्स की जो नोट्स हमने आपको दिया है। प्रीपोजिशन का एक प्रश्न, आर्टिकल का एक, इडियम फ्रेज 3 से 4 पूछे जा रहे हैं, एंटोसिनो के 2 प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, और वो भी आपके टेंस वाले फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं, ठीक है। 2 प्रश्न नरेशन के यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये पूरा सिस्टम है आज के जो है एग्जाम एनालिसिस का। बाकी सुबह भी आपको बताया था अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न मिले हैं। बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिए थे एमपी पुलिस में, उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे रचना नामदेव जी हैं, इनको आपने देखा था, इनकी 2nd रैंक आई थी, ठीक है ना, टॉपर की लिस्ट में है। इन्होंने भी हमारे नोट्स लिए थे और उन्होंने तुरंत हमको बताया कि सर मेरी 2nd रैंक लगी है, ठीक है। ऐसे ही आप भी मैसेज कर रहे होंगे, सर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, सर मेरा इसमें हो गया, ठीक है ना। और ये सुबह के वो हैं स्क्रीनशॉट जो हमने आपको लगाकर बताया था कि ये अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न। नींबू का पीएच मान सुबह पूछा था, बताया था आपको, ये अपने नोट्स में दिया गया था। शुद्ध जल का पीएच मान ये अपने टॉप 50 वाले नोट्स में है ना। और जो है आपका यहाँ पर ये देख सकते हैं, अबाउंडेंट का जो है पूछा गया था, अबाउंडेंट का अपनी जो है टॉप 200 वाली जो इंग्लिश है उसकी पीडीएफ से आया है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए वाटर का एनओएच का, नींबू रस का पीएच मान पूछा गया था, ये इन्होंने सुबह भेजा था। और देखिए हमारे सारे नोट्स में जो एनओएच का पीएच मान बता रखा था हमने, ठीक है ना। तो ये सब अपने नोट्स से आ रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो हमने आपको स्पेशल टॉप 500 दे रखे हैं, टॉप 500, वो टॉप 500 कंप्लीट करके जाना, टॉप 100 कंप्लीट करके जाना, टॉप 200 कंप्लीट करके जाना। जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखा है उनको बता रहे हैं, आपका आराम से बहुत अच्छा स्कोर होगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं उनसे बता दें, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और तुरंत की तुरंत नोट्स मिलेंगे। कोई भी आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस तभी वेट करना पड़ेगा जब ये वीडियो बनती रहती है। ऊपर देख लिया करो प्रोफाइल में हम टाइम लिखे रहते हैं कि इतने बजे, अभी अगली बार नोट्स इतने बजे प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर 1 घंटे के अंतराल पर हम नोट्स भेजते रहते हैं, ठीक है ना। या फिर लास्ट सीन देख लिया करो, सर लास्ट सीन कब हुई है ना। नोट्स सबको भेजेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एक एक व्यक्ति जो पेमेंट करेगा सबको नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल से फिर टाइम से वीडियो लेकर के आया करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, जल्दी प्रश्न भेज दिया करो, है ना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।